सेट थ्योरी। तो स्टार्ट करेंगे हम सेट थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट क्या है, ठीक है। तो सेट इज अ ग्रुप। सेट क्या है? एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप? ऐसा ग्रुप कि किसी भी बंदे को हम बोले तो सेमी ग्रुप बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि किसी क्लास में सपोज 60 बच्चे हैं, अगर हम बोले कि किसी लंबे बच्चे का ग्रुप बनाओ, 60 में 5 लंबे बच्चे का ग्रुप बनाओ, तो हो सकता है कि हम अलग ग्रुप बनाएंगे, मेरा फ्रेंड अलग ग्रुप बनाएगा, कोई और अलग ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो वो सेट नहीं है। सेट मतलब कि सारा लोग एक ही ग्रुप बनाए। हम एग्जांपल अगर हम आपको दे कि ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाओ जिसका मार्क्स 75% से ज्यादा आया है, तो सबका मार्क्स पूछा जाएगा, जिसका भी 75% से ज्यादा होगा उसका ग्रुप को हम बोलेंगे सेट, क्योंकि हर बंदा एक ही ग्रुप बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 बच्चे हैं और 60 बच्चे में अगर 10 बच्चे का 75% मार्क्स से ज्यादा आया है, तो ये 10 बच्चे का ग्रुप को हम कहेंगे सेट, क्योंकि हर बंदा सिर्फ यही 10 बनाएगा, 11वां बंदा इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो सेट क्या हुआ? सेट इज अ ग्रुप। और कैसा ग्रुप? जो कि वेल डिफाइंड हो, सारा बंदा सेम ही उसी ग्रुप को डिनोट करे, अलग अलग ग्रुप को ना डिनोट करे। अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाओ नहीं बन सकता है, गंदे बच्चों का ग्रुप बनाओ नहीं बन सकता है, लंबे बच्चे नाटे बच्चे का ग्रुप नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि 6 फुट से ऊपर वाले बंदे का ग्रुप बनाओ, तो हम बना देंगे। सबसे पूछेंगे किसका 6 फुट से ज्यादा हाइट है, जिसका भी हाइट होगा उसको ग्रुप बन जाएगा। तो सेट हम समझे। सेट क्या है? सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऐसा ग्रुप जिसको सारा बंदा सेम बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया कि सेट क्या है? सेट इज अ ग्रुप। और कैसा ग्रुप? जो कि वेल डिफाइन हो, हर बंदा सेम ही ग्रुप को डिनोट करे। अब हम बात करेंगे कि सेट को कैसे लिखते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जहां जहां भी आपको नोट्स लेना है, आप वीडियो को पॉज करें और नोट्स लें। तो हमने पहले सेट को डिफाइन करा। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो कि वेल डिफाइंड हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट को कितने तरीके से लिखा जाता है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। एक तरीके को कहते हैं रोस्टर मेथड और एक तरीके को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। हमने ये अभी तक ये पढ़ा कि सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट के लिखने के 2 तरीके हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि सेट बिल्डर मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रोस्टर मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि वॉवेल का ग्रुप बनाइए, तो वॉवेल कौन सा होता है? अगर हम पूछे आपसे वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। यही 5 वॉवेल होता है। तो इसका अगर सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो जो चीज को डालना है उसको कॉमा सेपरेटेड लिख देते हैं, तो वो हो गया रोस्टर ग्रुप, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि किसी 4 बंदे का ग्रुप बनाइए जिसका मार्क्स 75% से ऊपर है, या फिर टॉप 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए क्लास में। सपोज टॉप 4 स्टूडेंट है आशीष है, शिवम है, चंदन हो गया और राकेश हो गया। तो ये हो गया सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हमने ये समझा कि हम सेट को लिखते कैसे हैं, कॉमा सेपरेटेड में लिखते हैं। सेट स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा कॉमा करके लिख देंगे, तो वो हो गया हमारा रोस्टर मेथड। चलिए आगे बात करते हैं कि सेट बिल्डर मेथड को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि सेट क्या है, सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। रोस्टर मेथड में लिखने का तरीका क्या है, जो भी दिया रहे उसको कॉमा कॉमा करके हम लोग लिख देंगे। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग सेट बिल्डर मेथड को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगला हमें पढ़ना है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड क्या है? तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, चलिए एग्जांपल से देखिए। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि 2 से लेकर 6 तक का सारा नंबर लिखिए, तो रोस्टर मेथड में कैसे लिखा जाएगा? 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर मेथड। इसी चीज को अगर हम सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे, तो बस लिखने का तरीका है एक्स। कैसा एक्स?
ऐसा x जो कि 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। कहीं भी लिखा ऐसे लिखने देगा नहीं, लेकिन बस एक समझने का तरीका है कि दो तरीके से हमें लिखा जाता है। तो ये बस ये सेट बिल्डर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसा x, कैसा x जो कि 2 और 6 से बड़ा हो, 2 से बड़ा और 6 से छोटा हो। दोनों एक ही चीज है। ये हो गया सेट बिल्डर मेथड, ये हो गया रोस्टर मेथड। ठीक है। अगर हमसे यही पूछा जाएगा कि 1 से 10 तक का सारा नंबर का सेट बनाइए, तो हम कैसे लिखेंगे? x, कैसा x जो कि 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो दो तरीके हमने सीखे। एक सीखा हमने रोस्टर मेथड जहां की कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, एक सीखा हमने सेट बिल्डर मेथड जो कि मैथमेटिकली लिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सेट के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, डाउट अपने पास रख सकते हैं। हम व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाएंगे। जितने भी बंदे अभी हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे हैं, अभी जून में सबका फ्री है, बाकी हम जुलाई से पेड करेंगे, तो जून में एज अ पार्ट ऑफ डेमो सारा फ्री है, और संडे को हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स, कितने टाइप्स हैं सेट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेट है उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। कैसा सेट? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन वो वेल डिफाइंड हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हम पूछे क्रिकेट टीम में एक ऐसा बैट्समैन का सेट बनाओ जिसका उम्र 50 साल से ऊपर है, तो ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं होगा 11 बंदों में जिसका उम्र 50 साल से ऊपर हो। तो वो कैसा हो जाएगा? सेट तो वेल डिफाइंड है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। जैसे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर हम बोलेंगे ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप बनाओ एक कॉलेज में जिसका उम्र 60 साल से ऊपर हो, तो ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं जो 60 साल का बंदा पढ़ाई कर रहा हो। तो वो एक तो सेट है, एक कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, खाली, या फिर इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं। तो 5 हो गया और ये हो गया है, ये क्या हो गया? ये हो गया एम्प्टी सेट। सेट कैसा? सेट लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो हो गया एम्प्टी सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगला जो हमारा सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट में हमने बात करा ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। सिंगलटन सेट ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन, तो कैप्टन कौन हो गया? सपोज विराट है, तो हमारा ये सिंगलटन सेट हो गया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है। अगर हम पूछे क्लास मॉनिटर का अगर सेट बनाओ, तो मॉनिटर कोई XYZ एक ही बंदा होता है, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। सिंपल एग्जांपल हो गया सिंगलटन सेट, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा सेट है वो है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सेट तो है लेकिन उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर हम आपके क्लास में, जैसे आपका 60 बच्चों का क्लास है BCA में या फिर BSc में, ठीक है, अगर इसमें हम पूछें कि 6 फुट से ऊपर वाले बंदों का तुम ग्रुप बनाओ, तो हो सकता है 6 फुट से ऊपर वाले बंदे 5 हो। सपोज A है, B है, C है, D है और E बंदा है जिसका लंबाई 6 फुट से ज्यादा है, तो ऐसे 5 बंदे हो गए, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। लेकिन अगर हम पूछें कि पूरे इंडिया में 6 फुट से ज्यादा लंबे वाले बंदों का ग्रुप बनाओ, है तो ये फाइनाइट लेकिन अनकाउंटेबल है, इसको काउंट करना मुश्किल है, तो इस तरह के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसेट। सबसेट क्या है? हमने सेट जाना क्या है। सपोज अगर हमारा है ABCD और E, अगर कोई सेट है तो इसका कोई सा भी 2 या 3 या फिर कोई सा भी एलिमेंट जो इससे बिलोंग करता है उसको बोलेंगे सबसेट। फॉर एग्जाम्पल ABC, मतलब इसका सारा एलिमेंट अगर ऊपर वाले के एलिमेंट में बिलोंग करता है तो उसको बोलेंगे सबसेट। मतलब अगर ये A है और ये B है तो B का सारा एलिमेंट अगर A में हो तो A B का सबसेट है। मतलब ये फादर हो गया और ये चाइल्ड हो गया, मतलब कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो B क्या हो गया? हमारा सबसेट हो गया।
और ए क्या हो गया हमारा, सुपर सेट हो गया। ऐसा सेट जिसका सारा एलिमेंट ऊपर वाले सेट के एलिमेंट से बिलोंग करे तो उसको बोलेंगे सबसेट, और बड़े वाले सेट को बोलेंगे सुपर सेट। तो अगर हम सबसेट का बात करें तो क्या क्या सबसेट हो जाएगा इसका, अगर ए में अगर ABC है, अगर छोटा एग्जांपल हम लेके चलते हैं पहले, चलिए मैं डालता इसको। जैसे कि हमारा अगर सेट A है उसमें अगर 1, 2 और 3 है तो सबसेट क्या हो जाएगा हमारा, अगर सबसेट देखे जाए तो एक तो कोई भी एलिमेंट ना हो वो भी एक सबसेट है, 1 एक है, एक 2 है, 3 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है, 1 और 3 है, और 1, 2 और 3 है। तो ये इतने सारे सबसेट हो गए सेट ए के। तो सबसेट से हमने क्या समझा, सबसेट मतलब जिसका एलिमेंट ऊपर वाले सबसेट से बिलोंग करे उसको हम बोलेंगे सबसेट। तो किसी भी सेट का फाई मतलब कि एम्प्टी सेट सबसेट होता है। तो सबसेट अगर ए बड़ा सेट 1, 2, 3 है तो इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक एक एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके, और 3 का तीनों एलिमेंट लेके। तो ये सारे हो गए सबसेट इस सेट के। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सुपर सेट, ठीक है, और ये हो गया हमारा सबसेट, ठीक है। समझ आया कि सबसेट और सुपर सेट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेट और सुपर सेट हो गया। अब हम देखेंगे हम लोग पावर सेट। पावर सेट क्या है, ठीक है। अब हमें देखना है कि पावर सेट क्या है। पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में क्या है कि अगर सपोज हमारा ए है, ए में 1, 2 और 3 है तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा हमारा 5, अभी हमने निकाला था, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, और 3, 1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1, 2 और 3। मतलब एक एक एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके, और 3 एलिमेंट लेके। तो ये हो गया सबसेट। और इसका जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या हो गया, पावर सेट ऐसा सेट है कि वो सारे सबसेट का सेट है। अगर सारे कोई भी सेट ए दिया हुआ है उसका सारा सबसेट लिख दें और उसका जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। समझ में आया। तो अगर हमारा सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो सबसेट में कितना एलिमेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अगर हमारा यही 1 और 2 होता ए में तो इसका क्या होता सबसेट, हम अभी बताएं कि 5 सबका सबसेट होता है। तो पहला ये हो गया, अगला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, फिर हो गया 1 और 2, और इसका जो सबसेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। तो कितना एलिमेंट हो गया, 1, 2, 3 और 4। तो एक फॉर्मूला निकला कि पावर सेट का क्या फॉर्मूला निकल गया, पावर सेट का फॉर्मूला निकला 2 का पावर n। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, जो कि आ भी रहा है। तो यहां पे आप लोग क्या नोट करिएगा कि पावर सेट का क्या फॉर्मूला हो गया, पावर सेट इज इक्वल टू 2 का पावर n। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नीम सेट, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी सब में आता है, तो इस पे क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जो पहला हमारा जो क्लास है इसमें हम लोग थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। इस पे नीम सेट पे क्वेश्चन हर 1 साल 2 साल पे आता ही रहता है। तो पावर सेट को थोड़ा ध्यान से रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है। हम फिर से कह रहे हैं कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए, आगे रिवीजन करने में और एग्जाम के दिन उसको देख के जाने में आसानी होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट देखने से पहले हम लोग पहले देखेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्विवेलेंट सेट,
अगर सेट A है उसमें 1 2 3 है, सेट B है उसमें 4 5 और 6 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A के और नंबर ऑफ एलिमेंट B के बराबर है तो ऐसे सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब इक्विवेलेंट सेट में क्या हो गया, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B, तो ऐसे सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, जहां पे A के जितने भी एलिमेंट हो और B के जितने भी एलिमेंट हो दोनों का काउंट बराबर हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होगा, जिसमें अब B A और B इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर B भी हमारा 1 2 और 3 होता तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, जहां की नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो है हमारा एक चीज और देखना है, टाइप में बच गया सॉरी, वो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सपोज अगर हमारा कोई सेट A है उसमें दिया है 1 2 और 3, कोई सेट B है उसमें दिया है 3 और 4, कोई सेट C है उसमें दिया है 4 और 5, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल से समझ में आ रहा है ऐसा चीज जिसमें सब कुछ हो, यूनिवर्स। उसी तरह हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4। ऐसा सेट जिसमें सारा सेट का एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, अगर हम देखें तो इसके भी सारे एलिमेंट हैं, इसके भी सारे एलिमेंट यहाँ पे, इसके भी सारे एलिमेंट यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक चीज और हम बता देते हैं, सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर हम ऐसा लिखे 1 2 2 और 3, नहीं, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं, 1 2 3 होगा। ठीक है, और इसमें इसका भी मतलब नहीं है कि कौन पहले लिखा जाता है और कौन बाद में, जैसे कि 1 2 और 3 इज इक्वल टू 3 2 1, मतलब किसी भी तरह से लिखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है सॉरी, मतलब वर्ड कॉमा पहले कोई सा भी एलिमेंट लिख सकते हैं, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और दूसरी बात इसमें रिपीटेशन भी नहीं होता है। तो हमने टाइप्स ऑफ सेट देख लिया, तो अब इस पे बेस्ड हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे शब्द में हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। सेट में हमने क्या देखा, सेट क्या है, सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसा ग्रुप जिसको सभी लोग सेम डिफाइन करें। ठीक है, उसके बाद हमने पहले देखा कि सेट के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है, कॉमा 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 करके लिख देते हैं। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा था ये ऐसे करके। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ सेट में हमने देखा सबसे पहले कौन सा सेट देखा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं आता है। उसके बाद हमने देखा सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। उसके बाद हमने देखा फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। उसके बाद हमने देखा इनफाइनाइट सेट, मतलब सेट तो डिफाइंड है लेकिन वो इनफाइनाइट है। उसके बाद हमने देखा सब सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट देखा था। अब हम बात करते हैं पावर सेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। ऐसा क्वेश्चन नीम सेट में आया ही आया है, हमने ऑलरेडी 5 बुक आपको सजेस्ट कर दिया है, उसी को पढ़ना है आपको सब बच्चों से अनुरोध है कि वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा ले लें। हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाए हैं और ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा आपको लेना है और मेरे वीडियो देखिए, उससे पहले आप 11वीं क्लास का और 12वीं क्लास का जैसे आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप 11th का सेट थ्योरी 11th के बुक से बना लिए, सिर्फ एग्जांपल। इससे क्या होगा कि आपका बेस बन जाएगा। इसके बाद आपको आरडी शर्मा पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। ये नीम सेट में आया है, नीम सेट में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन हम कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको किससे करना है। चलिए, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीम सेट ही रहेगा, जेएनयू बीएचयू मतलब, और हम आरडी शर्मा पे ही सीमित रहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, आप सभी लोग आरडी शर्मा ले लीजिए, मेरे पास भी आरडी शर्मा भी लेटेस्ट एडिशन है, तो हम आरडी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। तो हम हो सकता है सारा क्वेश्चन हूबहू नहीं लिखेंगे, तो आप 18वां नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप उसको लिखिए। कह रहा है कि 2 सेट दिए हुए हैं, ये नीम सेट में आया हुआ क्वेश्चन, नीम सेट शायद 18 में आया या 17 में आया, नीम सेट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 2 सेट दिए हुए हैं,
एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, ठीक है। और क्या ये रहा है कि जो पहला सेट है, फर्स्ट सेट जो है, दो सेट दिए हैं, पहले सेट में क्या है कि 56 एलिमेंट मोर देन सेट बी, ठीक है। अगर सपोज क्या कह रहा है कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने में सेट ए में है वो 56 है ज्यादा सेट बी से। मतलब सेट बी में अगर एक एलिमेंट है तो सेट ए में 57 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, m और n का वैल्यू। तो m और n का वैल्यू क्या क्या लिखा हुआ देखिए, m इज इक्वल टू 7, n इक्वल टू 6 ए में, सेकंड लिखा हुआ है 6 और 3, सी दिया हुआ है 5 और 1, और डी दिया है नन ऑफ दीज। अब हम आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आप इसको देखिए, अगली बार से अगर हम ये क्वेश्चन लिखेंगे आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड है, जो क्वेश्चन आरडी शर्मा में है सो ऑलरेडी है, तो हर क्वेश्चन को इतनी बार बनाना है कि क्वेश्चन देखते ही हमें उसके आंसर पता होना चाहिए। इतनी बार क्वेश्चन बनाना है कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, सेम और सेम रिपीट होगा। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आएगा, लेकिन कुछ 20% क्वेश्चन अगर हूबहू आएगा उसके लिए हमें पेन ना उठाना पड़े, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, इसमें 56 एलिमेंट इससे ज्यादा है, मतलब इसके पावर सेट में, सॉरी हमने बताया, इसके पावर सेट में 56 एलिमेंट ज्यादा है इसके पावर सेट, ठीक है। और इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो m और n का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पावर सेट कैसे निकलेगा। पावर सेट का फॉर्मूला हम पढ़े थे 2 का पावर n, तो इसमें कितना एलिमेंट है, m, तो इसका पावर सेट हो गया 2 का पावर n, कोई दिक्कत नहीं। इसमें n एलिमेंट है तो इसका कितना हो गया 2 का पावर n, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें 56 एलिमेंट अधिक है इससे, ठीक है, तो इसमें हम इधर 56 जोड़ देते हैं। अब ये बराबर हो गए। अब m और n का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये नहीं कि इसको सॉल्व करना है, हमें इंट्रेंस देना है, डायरेक्ट ऑप्शन में डालेंगे और पुट करके आंसर लाएंगे। चलिए डालते हैं, m का जगह 7 डालिए, 7 इक्वल टू 2 का पावर 6 प्लस 56 है, देखिए 2 का पावर 7 128 होता है, ये 64 हो गया और 1 56 हो गया, जो कि नहीं इक्वल हो रहा है, ठीक है। क्यों, 6 और 4 10 हो रहा है, 0 हो जाएगा, इधर 8 है तो ये नहीं हो पाएगा। अगले ऑप्शन में डालते हैं, m का जगह डाला 6, n का जगह डाला 3 प्लस 56, क्या इक्वल है, तो 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 और प्लस 56, तो हम देख रहे हैं 64 इक्वल टू 64 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कैसे सीखें एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आप वीडियो पॉज करिएगा और इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। एक बार हम फिर से रिकैप करें, हमने ये बताया कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ ए में और पावर सेट ऑफ जो बी बनेगा वो 56 एलिमेंट अधिक है पावर सेट ऑफ ए में, और सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो इसके में जो पावर सेट बन रहा है वो 56 एलिमेंट अधिक है इसके पावर सेट से। तो पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, तो यहाँ m एलिमेंट है तो 2 का पावर m हो गया, उसी तरह उधर हो गया 2 का पावर n, और इधर 56 एक्स्ट्रा है तो 56 एक्स्ट्रा मिल गया, तो बराबर हो गया। अब हम डायरेक्ट डालें m और n का वैल्यू, m का वैल्यू यहाँ बोलता है 6 है तो 2 का पावर 6, यहाँ बोलता है 3 रखो तो 2 का पावर 3, दोनों को जोड़े तो 64 इक्वल टू 64 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमसे, ये रिंगसेट का क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो 12 मार्क्स कम। अब अगला क्वेश्चन हम देंगे, लिटरली आप सभी इसको पॉज करिए और बनाइए, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, हम आपको पहले क्लास में बता रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देख लीजिए, वाला क्वेश्चन है ही है, और अगले बार अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आपको बनाना नहीं है, 6 दिन आंसर मारना, आपको इतने बार बनाना है कि देखते के साथ ही 6 दिन आंसर आए। अगला जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को भी आपको देखते ही बनाना है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सेप्शन है,
अब ये बोल रहा है सेट ए है सेट बी है, इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट एक्स्ट्रा, 48 एलिमेंट एक्स्ट्रा है इसके पावर सेट में से, और इसमें m एलिमेंट है, इसके n एलिमेंट है। ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, इसके पावर सेट में 48 एलिमेंट एक्स्ट्रा है बी के पावर सेट से। तो m और n का क्या वैल्यू होगा? पहला 6 3, 6 4, 6 5 और नन ऑफ दिस। ये भी निम्न सेट में आया हुआ क्वेश्चन है और अगले साल भी आ सकता है आपके बारे में, इसको ध्यान से रखिए। अभी हम पढ़े थे, इसका कितना हो जाएगा पावर सेट 2 का पावर m, उसका कितना हो जाएगा 2 का पावर m, और 48 एलिमेंट a में एक्स्ट्रा है तो हम b में जोड़ दिए तो दोनों बराबर हो गया। अब हम सीधा सीधे डालेंगे, अब हम डालेंगे m का जगह 6 और n का जगह 3 तो कितना हो गया 64 इक्वल टू 8 प्लस 48 बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो 2 का पावर 6 इक्वल टू 2 का पावर 4 प्लस 48, तो ये कितना हो गया 64, ये 16 और ये 48 इक्वल टू 64 माने बराबर हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कैसे क्या करना है? ए में अगर आपको दिया है m एलिमेंट तो 2 का पावर m, बी में n एलिमेंट है तो 2 का पावर n, इसमें 48 ज्यादा तो इधर 48 जोड़ दिए। अब हम ऑप्शन से डाल के देख दिए किसमें सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स में कितने तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। पहला हम देखेंगे यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है? तो यूनियन क्या मतलब हो गया, सपोज ए में हमारा एलिमेंट है 1 2 और 3, बी में हमारा एलिमेंट है 3 और 4, तो ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट। मैंने पहले ही बता दिया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम 2 बार 3 को नहीं लिखेंगे, एक ही बार 3 को लिखेंगे। तो कहने का मतलब यूनियन में क्या हुआ कि ए और बी के सारे एलिमेंट के ग्रुप को हम बोलेंगे यूनियन। इसको हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे? सपोज ये ए का गोला हो गया, ये बी का गोला हो गया, तो ये सारा चीज मतलब ए का पार्ट बी का पार्ट और ऐसा पार्ट जो ए और बी में दोनों में है, मतलब सिर्फ ए का पार्ट बी का पार्ट और जो ए और बी में दोनों है में है, तो उसको हम बोलेंगे यूनियन। इस एग्जांपल में क्या हो गया, अगर हम समझे कि इस एग्जांपल से, तो हमारा यहां क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, यहां हो जाएगा 4 और कॉमन क्या है 3, तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा यूनियन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। ठीक है, यूनियन समझ में आया क्या है? मतलब ऐसा ग्रुप जो कि जिसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि ए में 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, बी में 2 4 6 10 एलिमेंट है, तो दोनों का कॉमन, तो कॉमन क्या हो गया 2 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2 और 4। समझ में आया? सपोज ये ए का गोला है, ये बी का गोला है, तो ये वाला चीज जो दोनों में कॉमन हो रहा है मतलब 2 और 4, तो ये क्या हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में मतलब कि सारा एलिमेंट, इंटरसेक्शन में जो कि कॉमन है दोनों में, उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है क्या चीज डिसजॉइंट सेट। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। सपोज ए में हमारा 1 2, बी में हमारा 3 4, तो कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ए का अलग गोला बनेगा, बी का अलग गोला बनेगा, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो ए और बी दोनों हो गए डिसजॉइंट सेट। ठीक है, चलिए बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट हमने देखा जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट। अब हमारा है आगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर ए में हमारा 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में हमारा 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो a माइनस बी क्या होगा
ए में अगर बी को घटाएंगे तो क्या क्या घट सकता है, 3 और 4 ही घटेगा। तो आंसर आएगा 1 और 2। ए में क्या है, 1 2 3 4, तो 3 1 2 3 4 में क्या क्या एलिमेंट घटा सकते हैं, 3 और 4 ही घटा पाएंगे। तो क्या आंसर आएगा, 1 और 2। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अगर इसको वेन डायग्राम से समझे तो ये ए का गोला है, ये बी का गोला है, तो ये वाला चीज सिर्फ ए का पार्ट, इसमें कॉमन पार्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब एक में 1 2 3 4 है, तो जो कॉमन चीज उसको हटा देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम सिर्फ लास्ट चीज देखेंगे हम लोग, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर हमारा यूनिवर्सल सेट में 1 2 और 3 और 4 एलिमेंट है, ए में हमारा 2 है सिर्फ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं ऐसा, ए डैश या फिर ए डैश। इसका मतलब होता है यूनियन माइनस ए, मतलब 1 2 3 और 4 माइनस 2, तो क्या होगा 1 3 और 4। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। समझ में आया क्या है। अब एक लास्ट, आप नोट्स बनाते जाइएगा, हम शुरू से कह रहे हैं, ताकि आपको आगे चल के आसानी होगा। वैसे वीडियो तो आपके पास है ही है, लेकिन आप नोट्स बनाते चलिए। अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये कुछ नहीं है, अगर वेन डायग्राम से समझे तो कॉमन पार्ट को नहीं लेना है, मतलब ये वाला और ये वाला कॉमन पार्ट को नहीं लेना है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे, ए में अगर हमारा दिया है 1 2 और 3 और 4, बी में दिया है हमारा सपोज 3 5 और 7, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम ऐसे लिखते हैं, ये ट्रायंगल से दिखाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया 1 2 4 5 और 7, मतलब कॉमन वाले चीज को नहीं लिखेंगे। तो कॉमन क्या था 3, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम की। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी आएगा, हम बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है क्लास में, 55 स्टूडेंट एक क्लास में है, जिसमें से मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 23 स्टूडेंट हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 23 स्टूडेंट हैं, और फिजिक्स पढ़ने वाले 24 स्टूडेंट हैं, और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हमारे 19 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले 7 स्टूडेंट हैं। मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 12 स्टूडेंट हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये 9 है, सॉरी। ठीक है, और ऐसा जो कि तीनों पढ़ता है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे बंदों का काउंट बताइए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो इसका ऑप्शन है ए 6 9, सी में 7 है, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो हम फिर से एक बार आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट हैं, उसमें मैथ पढ़ने वाले 23 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 24 स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 19 स्टूडेंट हैं, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 9 स्टूडेंट हैं, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 12, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 7 और ऑल वाले 4। तो हमें ऐसे बंदों का काउंट चाहिए जो कि एक एक सब्जेक्ट पढ़े, सिर्फ ओनली मैथ पढ़े या ओनली फिजिक्स पढ़े या ओनली केमिस्ट्री पढ़े। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि कोई 3 गेम खेलता है, कोई 3 सब्जेक्ट देखता है, कोई 3 सर्वे हुआ, तो इसी तरह को 3-3 का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कितना चीज दिया हुआ है, 1 2 और 3, मतलब 3 चीज दिया हुआ है। तो हम 3 गोला बनाएंगे, 1 गोला, 2 गो सर्कल, तीसरा सर्कल। ठीक है, अब एक मैथ है तो मैथ लिख देंगे,
एक फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख देंगे, एक केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? जितना जितना चीज है वो उतना सर्कल बना लो और उसके ऊपर उसका नाम लिख दो। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि कितना मैथ कितना पड़ता है 23, तो लिखेंगे ब्रैकेट में 23। फिजिक्स कितना पड़ता है 24, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 24। केमिस्ट्री कितना पड़ता है 19, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 19। समझ आया? सबसे पहले 3 सर्कल बना लिया, सर्कल का नाम लिख दिया और कौन कितना पड़ता है उसको लिख दिया। अब सबसे पहला काम है जो कि तीनों पड़ता है, बीच वाला पोर्शन, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तीनों कौन पड़ता है? 4 बंदे ऐसे हैं जो कि तीनों चीज पढ़ते हैं, तो यहां लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखते हैं फिजिक्स और मैथ्स। ये वाला फिजिक्स हो गया और मैथ्स हो गया, सॉरी ये वाला पोर्शन फिजिक्स हो गया मैथ्स। तो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले कितने? 12 स्टूडेंट हैं। तो 4 तो चला गया, बचा कितना? 8। तो हम यहां कितना हो जाएगा? 8। समझ आया? और अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने? 7। तो फिजिक्स ये है, इसका गोला केमिस्ट्री का ये है, मतलब ये 7 लोग पढ़ते हैं। तो 4 तो चला गया, तो बचा कितना? 3। अब ये चलते हैं मैथ और केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हमारे 9 स्टूडेंट हैं। तो 4 तो हमारे चले गए, बचे कितने? 5। 9 करने के लिए अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे। अब मैथ का सर्कल लेते हैं, सिर्फ मैथ का सर्कल क्या हो गया? ये वाला। तो इसमें 8 4 12 और 5 17 तो चला गया, टोटल कितना है? 23। तो 17 में 23 गया तो बचा 6। ठीक है, अब यहां देखते हैं इस सर्कल के लिए। तो 8 4 12 और 3 15, 24 में 15 चला गया, कितना बचा? 9। अब इस सर्कल की बात करते हैं, केमिस्ट्री वाले की। तो 5 4 9 और 3 12, 12 में 19 में 12 गया तो बचा कितना? 7। हमसे पूछा है कि ऐसे बंदों का काउंट बताइए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने हो गए? 6। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हो गए? 9। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बंदे हो गए? 7। तो हमारा आंसर हो गया ये मतलब ऑल ऑफ दीज। अगर हमसे ये बोलता सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों का नंबर दे, तो क्या होता? 8 5 और 3। ऐसा हमसे पूछता कि ऐसे बंदों का काउंट बताइए जो तीनों सब्जेक्ट पढ़े, तो 4। समझ आ रहा है कैसे करना है? एक क्वेश्चन और देखेंगे, उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अगर जिसको समझ में आ गया है वो क्वेश्चन खुद से बनाए, जिसको समझ में नहीं आया है वो अगला क्वेश्चन से फिर से इसको समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह के और देखते हैं हम लोग। जिसको समझ में आ गया है वो खुद से बनाए इसको। ठीक है, क्या ये रहा है कि एक क्लास में 175 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक क्लास में कितने हो गए? 175 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, उसमें से फिर से मैथ्स पढ़ने वाले 100 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 70 स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 स्टूडेंट हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हमारे पास 23 स्टूडेंट हैं और सारा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हमारे पास 18 स्टूडेंट है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि ओनली मैथ्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन तुम्हारे पास ये है 35, ठीक है, 48 60 और 62। तो जिसको समझ में आया है वो खुद से बनाए, जिसको समझ में नहीं आया है वो यहां देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि 3 चीज दिया रहेगा, 3 सर्कल आपको बनाना है। तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, तीसरा सर्कल। ठीक है, ये हम नाम पहले लिख देते हैं एम, पी और सी। इसके बाद हम बताए थे कि इसको ब्रैकेट में लिख दो जितना दिया है, तो 100 70 40, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बताए थे कि सबसे बीच वाला चीज लिखिए, जहां ऑल दिया हुआ है, तो ऑल हमारा हो गया 18, तो हमने लिख दिया बीच में 18। ठीक है, अब हम देखते हैं मैथ्स और फिजिक्स, मतलब ये वाला चीज। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स कितना है? 30 है, तो 18 तो चला गया, तो बचेगा कितना? 12। अब अगला हम देखते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, तो 28 है, तो 18 चल गया, तो बचेगा कितना? 10। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का गोला ये, फिजिक्स का ये, और वो 23 है,
तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में ये वाला चीज आ रहा है। 18 चला गया 23 है, तो ये कितना होगा 5। तो अब मैथ्स में 100 है, तो 100 में ये 12 और 18 30 और 10 40 चला गया, तो बचा कितना 60। तो हमसे पूछ रहा ओनली मैथ्स, तो कितना आंसर हो गया 60। नीम सेट में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम ऑलरेडी बता चुके, सबसे पहले आप 11th का एग्जाम्पल बना लीजिए, उसके बाद आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। और अब हम एक हल्का सा क्वेश्चन 2 और कराते हैं इस पार्ट में, फिर हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन निमसेट में आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिएगा। कह रहा है कि एक क्लास में हमारे पास 45 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसमें से हिंदी पढ़ने वाले 22, इंग्लिश पढ़ने वाले 12, ये लिखा है ओनली हिंदी पढ़ने वाले 22, ओनली हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले 12। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़े बोथ, वो कितने होंगे? ठीक है, तो हमारे पास अब कितना गोला बनेगा? 2 चीज दिया तो 2 गोला बनेगा, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले 22, हिंदी पढ़ने वाले 22 ओनली हिंदी, इंग्लिश पढ़ने वाले 12। अब टोटल 45 है, तो 22 और 12 कितने हो गए 34। टोटल हमारा 45 है, तो यहां होंगे 11। तो हमारा आंसर कितना हो गया 11। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था ओनली हिंदी ये वाला है, तो हिंदी ओनली हिंदी 22 हो गए, ओनली इंग्लिश 12 है, तो टोटल 45 है, तो 22 और 12 34, तो टोटल 11 बंदे ऐसे होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से उनके लिए जिसको समझ में आ गया वो खुद से बनाए, जिनको समझ में नहीं आया है वो आगे समझें। ये क्वेश्चन भी निमसेट में आया होगा, जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुकलेट ले लिया अरिहंत का, वो देखिए इसमें से। ठीक है, और जिसने नहीं लिया है तो अभी लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज कराएंगे उसमें कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है, इस तरह का क्वेश्चन भी निमसेट में आ रखा है। ये कह रहा है कि स्कूल में 20 टीचर हैं, एक स्कूल में 20 टीचर हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं वो? या तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं या वो पढ़ाते हैं फिजिक्स। एक स्कूल में 20 टीचर हैं, तो जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये कह रहा है कि 12 मैथमेटिक्स 12 टीचर्स पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स और फिजिक्स 4 टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने बंदे हैं? ठीक है, तो आपके पास आंसर में कितना कितना आंसर हो गया? 12 है, 1 है, बी में 6 है, सॉरी 6 नहीं है, 8 है, 16 है और नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन क्या बोला था कि एक स्कूल में 20 टीचर हैं जो कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ्स पढ़ाने वाले 12, मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले 4, तो ओनली फिजिक्स वाले कितने होंगे? वीडियो पॉज कीजिए, जिसको समझ में आया खुद से बनाइए, जिसको नहीं समझ में आया यहां देखिए। अब हमारे पास 2 गोला, फिजिक्स और मैथ्स, तो मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया। ठीक है, हमारे पास 2 गोला गया, हमने लिख दिया मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स पढ़ने वाले कितने? 12 बंदे। ठीक है, 12 में से ये दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 4, तो ये 4 हो गया। और मैथ्स 12 है, तो 4 तो चला गया, तो बचेगा 8। अब टोटल हमारे पास 20 है, तो 8 4 12 चला गया, तो यहां कितना बचेगा 8। तो ओनली फिजिक्स वाले 8 है।